गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी एंटर के लिए जीएसटी रिवाइज कर रहे हैं अपना। अब थर्ड चैप्टर रिवाइज करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर में आपको बेसिकली सीखना है कि जीएसटी जो है किस बेसिस पे चार्ज होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है, कब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है और कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3.2 पर। इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ चुके हैं। पावर टू लेवी टैक्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप समझते हैं संविधान कि अगर किसी भी सरकार को टैक्स लगाना है तो इसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है वो टैक्स, तो आप वो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट नहीं चार्ज कर सकती किसी भी पब्लिक या सिटीजन से। तो जो टैक्स लगाने की पावर है वो संविधान देता है सरकारों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई आप पढ़ चुके हैं कि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट होता है सेक्शन 7 वो सप्लाई है। सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। सप्लाई कॉमन वर्ड है जो जीएसटी में यूज़ होता है। अब सेल परचेज वर्ड नहीं है जीएसटी में, हर जगह एक सप्लाई वर्ड है। खरीदने पे भी आपको कोई सप्लाई रिसीव हो रही है और बेचने पे आप कोई सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी सप्लाई पे चार्ज होगा, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो चाहे आप सर्विस दे रहे हो। CGST, SGST और UTGST लगेगा। आर लेविड यानी चार्ज होगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो उसे इंट्रा बोलते हैं, INTRA इंट्रा। और आप पढ़ चुके हैं कि विद इन स्टेट बेचने पे CGST, SGST और UTGST चार्ज होता है। वाइल IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड चार्ज होगा ऑन ऑल इंटर स्टेट। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट माना जाता है और वहाँ पे IGST चार्ज होता है। एज ए जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई कर रहा है सेलर उसकी लोकेशन और जहाँ पे वो दे रहा है सप्लाई उसकी लोकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर सेम स्टेट में ही है तो इट इज़ ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, उसे विद इन स्टेट माना जाएगा और वहाँ पे ऑब्वियसली IGST और CGST चार्ज SGST और UTGST और अगर CGST चार्ज होगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगर लोकेशन सप्लायर की किसी दूसरे स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में, जैसे लोकेशन है सप्लायर की मान लीजिए राजस्थान में और वो जो डिलीवरी कर रहा है गुड्स या सर्विस की वो मध्य प्रदेश में कर रहा है, तो जो लोकेशन है सप्लायर की वो राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश है, तो डिफरेंट हो गया स्टेट, उसे इंटर स्टेट माना जाएगा, वहाँ पे IGST चार्ज होगा। सिमिलरली वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, देने वाला जो सेलर है उसकी लोकेशन एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई और वो जहाँ पे दे रहा है गुड्स और सर्विसेज आर इन 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, और 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में हो सकता है, और स्टेट में हो सकता है या यूनियन टेरिटरी में हो सकता है। इट इज़ ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई, इसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई माना जाएगा गुड्स और सर्विसेज की। रेलेवेंट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे पढ़ लीजिए। रेलेवेंट डेफिनेशन में सेंट्रल टैक्स जो CGST की बात की जा रही मीन्स द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CGST, जो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं, वहाँ पे भी गुड्स और सर्विसेज दी जाती है। अर्बन क्लैप हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डेफिनेशन क्यों दे रखी है, क्योंकि इनको GST नंबर लेना कंपलसरी होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन में कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं तो आप पे वो 40 लाख या 20 लाख की लिमिट नहीं लगेगी जो रजिस्ट्रेशन के लिए होती है कि भाई 20 लाख सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख से ऊपर होने पर GST नंबर लेना होगा। गुड्स बेच रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर होने पे GST नंबर लेना होगा। वो लिमिट आप पे अप्लाई नहीं होती है, आपको हमेशा पहले दिन से GST नंबर लेना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब दे रखा है मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की और वो दोनों की, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप जो डिजिटली रिसीव होते हैं, फिजिकली रिसीव नहीं होते। जैसे कोई वारंटी ले रहे हैं आप तो जरूरी नहीं कोई वारंटी कार्ड आपके घर पे है, वो मेल पे डिजिटली डिलीवर हो जाएगा ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू। सेक्शन 2 सबसेक्शन 44। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन की बात हो रही है, फ्लिपकार्ट मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु ओन, या तो वो मालिक है उसका, ऑपरेट या चलाता है और मैनेज करता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को या प्लेटफॉर्म को फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक की बेचने खरीदने की चीज़ को वो ऑपरेट करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन दे रखी है। एग्जाम सप्लाई की का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी चीज़ें जो GST के दायरे में नहीं आती हैं, जिन पे GST नहीं लग सकता। जैसे आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन
टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन पे अभी जीएसटी चार्ज नहीं होता, तो वो एग्जेम्प्ट है, उन्हें माफ़ कर दिया गया। और वो गुड्स भी जिन पे जीएसटी लगना चाहिए, यानी वो जीएसटी जो लिस्ट है गुड्स की, जो टैक्सेबल गुड्स की लिस्ट है या सर्विसेज की लिस्ट है, उसमें वो गुड्स या सर्विस इंक्लूड है, पर गवर्नमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकाल कर उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में माफ़ कर दी थी कि इन पे भी आपको जीएसटी नहीं देना है, तो फिर वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, किसी भी गुड्स का आप सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज का और बोथ दोनों का, विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, या तो उस पर टैक्स की रेट निल है, यानी जो टैक्स की रेट होनी चाहिए 0%, 1%, 2%, 5%, वो रेट का कॉलम ही ब्लैंक है, और विच में बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या जिन्हें पूरी तरीके से टैक्स से माफ़ कर दिया गया है अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ऐसे गुड्स जो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, उन्हें भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट माना जाता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, जिन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो ना तो कोई सीजीएसटी एक्ट लगेगा, ना एसजीएसटी लगेगा उस पर, और ना ही आईजीएसटी अप्लाई होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 79। क्योंकि हम रिवाइज करें तो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। एग्रीगेट टर्नओवर का आपने पहले ही पढ़ा था। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, टर्नओवर मतलब सेल की डेफिनेशन क्यों दे रखी है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में अगर आप गुड्स बेचते हैं तो 40 लाख की लिमिट है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के अंदर है, 40 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, और जब जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो फिर आपको जीएसटी भी नहीं देना है। और अगर आपकी सर्विस देते हैं और सर्विसेज की वैल्यू का टोटल 20 लाख से ज़्यादा नहीं है साल भर में, तो भी आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। तो टर्नओवर का मीनिंग पता होना चाहिए कि सेल में हमें सप्लाई की वैल्यू में क्या क्या जोड़ेंगे टैक्स वाले। हाँ, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पढ़ चुके हैं, वहाँ लिमिट 10 लाख थी। फिर वो आप रजिस्ट्रेशन में भी रिवाइज करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, वैसे से ऐसे संबंधित जितना भी आप सप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे ऐसे गुड्स बेच रहे हो जो जीएसटी के दायरे में आते हों, चाहे ऐसे गुड्स बेच रहे हो जिन पे जीएसटी लगता है, चाहे वो एग्जेम्प्ट गुड्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट गुड्स हो, उन सब की वैल्यू क्लब करके देखी जाएगी। अगर उन सब की वैल्यू 40 लाख को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। जैसे सपोज आपने टोटल मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का सामान तो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट तो इंडिया के बाहर है, राइट, और एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, पर टैक्स वालों ने बोला कि आपके टर्नओवर में काउंट होगा। ये टर्नओवर में काउंट होने का मतलब क्या है, ये देखने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना है, हम इसे काउंट ज़रूर करेंगे। भले इस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है, पढ़ चुके हैं। आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं, कंजम्पशन इंडिया से बाहर होगा। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, अगर आप किसी गुड्स या सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंडिया से बाहर कंज्यूम होगा, और जब इंडिया से बाहर कंज्यूम होगा तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर टर्नओवर के लिए ये देखने के लिए कि आपको जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना, ये काउंट होगा आपके टर्नओवर में। इसी तरह आप मान लीजिए 20 लाख का जो गुड्स है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट गुड्स अभी आपने पढ़ा जिस पर किसी रीज़न से जीएसटी नहीं लगता, या तो उस पर निल रेट है, प्रोडक्ट पे टैक्स की रेट का कॉलम जो होता है वो ब्लैंक है, गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट डिसाइड ही नहीं करी उस प्रोडक्ट या सर्विस पे, या वो गुड्स आता है जीएसटी के दायरे में पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के उसे एग्जाम कर रखा है कि भाई इस पर जीएसटी नहीं है। जैसे कई चीज़ें होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, किताबें हैं, बुक्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, अभी आप पढ़ेंगे तो बुक्स पे नहीं लगता है जीएसटी, वरना और महंगी हो जाएंगी, एजुकेशन सिस्टम और महंगा हो जाएगा अगर आप बुक्स पे भी लेंगे जीएसटी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में, कि जो चीज़ें एग्जाम्प्ट हैं उन पे लगना चाहिए जीएसटी, वो गुड्स और सर्विस हैं पर उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में या स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अलग से नोटिफिकेशन निकाल कर उन्हें माफ़ कर देती है। आपका पेट्रोल पंप भी है, 30 लाख का पेट्रोल बेच रहे मान लेते हैं साल का, तो पेट्रोल तो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, पर टैक्स वालों ने बोला कि जब टर्नओवर की बात की जा रही है, सेल की बात की जा रही है, तो हम वो गुड्स भी टर्नओवर में काउंट करेंगे जो भले जीएसटी के दायरे में नहीं आते। तो और आपने बाकी जो गुड्स बेचते हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं वो 30 लाख के हैं, ठीक है, ये टैक्सेबल हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं।
अब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि मैं जो टैक्सेबल गुड्स बेच रहा हूँ, जो जिन गुड्स पे जीएसटी लगता है उनकी वैल्यू तो 30 लाख ही है, इससे और 40 से कम है तो मैं तो नहीं लूँगा जीएसटी नंबर। पर जीएसटी ने बोला कि टर्नओवर में हम सभी चीज़ों की वैल्यू जोड़ेंगे, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू भी जोड़ेगी, एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू भी जोड़ेगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स की वैल्यू भी जोड़ेगी, यानी ऐसे गुड्स जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते उन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं, अगर वही बेचते तो उनकी वैल्यू भी जुड़ेगी, और जिन जो आते हैं उनकी वैल्यू तो जुड़ेगी। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये 90 लाख हो रहा है, राइट, और ये 40 लाख को क्रॉस कर गया, गुड्स की बात कर रहे हैं, 40 लाख को क्रॉस कर चुका है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। और एक बार जीएसटी नंबर ले लेंगे अगर आप, तो फिर पहले दिन से जीएसटी आपको देना होगा, चाहे 1 रुपये की सेल ही क्यों ना करें। एक बार नंबर लेने के बाद आप जीएसटी के लिए लायबल होते हैं। जैसे ही आप जीएसटी नंबर लेंगे, यानी जिस दिन लायबल होंगे जीएसटी के लिए, उसके नेक्स्ट डे से जितनी भी सेल करेंगे उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे वो 1 रुपये की सेल हो चाहे 1 करोड़ की हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि टर्नओवर की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि ये देखने के लिए कि आप की जो 40 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है गुड्स के केस में, आप उसमें कवर्ड हो रहे हैं, तब तो जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर 40 से क्रॉस हो रही है तो जीएसटी नंबर लेना है। पढ़ लेते हैं इसको। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू आपको लेनी है ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसे गुड्स जिन पर जीएसटी लगता है, ऐसे गुड्स या सर्विस उनकी वैल्यू जिन पर जीएसटी लगता है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई तो परचेज होती है ऑब्वियसली, इनवर्ट सप्लाई परचेज, आउटवर्ड सप्लाई से ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर किसी इनवर्ट सप्लाई पे परचेज पे अगर आप टैक्स दे रहे हैं रिवर्स चार्ज के बेस पे, अभी आप पढ़ेंगे, और वैसे कॉन्सेप्ट तो आप पहले भी समझ चुके हैं। जीएसटी में 2 चार्ज होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज, राइट। फॉरवर्ड चार्ज उन सिचुएशंस को बोला जाता है जहाँ पे सप्लायर खुद देता है जीएसटी, उन केसेस को आप फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। और 99% केसेस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। जो सेलर है, सप्लायर है, वही तो देगा जीएसटी गवर्नमेंट को, बायर थोड़ी देगा। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें रिसिपिएंट यानी बायर को देना पड़ता है जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर, उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। और रिवर्स चार्ज में फिर आप खरीदेंगे सामान, परचेज पे भी जीएसटी देना है, वो तो देना ही पड़ता है खैर जीएसटी, पर आपको ही पे करना है, सप्लायर नहीं देगा। वैसे होता क्या है, आप जब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सप्लायर आपसे कलेक्ट करता है जीएसटी का पैसा और गवर्नमेंट को पे करता है, राइट, यही होता है। पर रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर कलेक्ट नहीं करेगा, जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, बायर जीएसटी में बायर को रिसिपिएंट बोलते हैं तो जो बायर है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा परचेज पे, तो बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज तो परचेज है, परचेज की वैल्यू थोड़ी जुड़ेगी टर्नओवर में, वो मेरी सेल का पार्ट नहीं है। तो ये बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि अगर आप कोई इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज पे जीएसटी दे रहे हैं रिवर्स चार्ज के बेस पे, तो उसकी वैल्यू को एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में वही वैल्यू आएगी जो आपकी वैल्यू, जो सेल कर रहे हैं आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस। नेक्स्ट, एग्जेम सप्लाई को भी एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को भी जोड़ा जाएगा, सर्विस, और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजे तो भी जुड़ेगा। हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, जो एक ही नंबर से आपके बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, उन सब की वैल्यू जो ऑल इंडिया बेसिस देखा जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं देखा जाएगा। बी कंप्यूटर ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस का जो टर्नओवर है, जैसे आपका राजस्थान में बिजनेस है, आपका मध्य प्रदेश में भी है, आपका उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो उन सब का टोटल करके देखा जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पे कि अगर वो 40 लाख को क्रॉस हो रहा है तब तो जीएसटी नंबर लेना होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। फिर वो ऑप्शनल है, चाहे तो लें चाहे तो ना लें। बट एक्सक्लूड, पर किसी भी तरह का टैक्स जो इंक्लूड है सेल की वैल्यू में उसे हटा दिया जाएगा, जो जीएसटी के नाम से इंक्लूड होता है। जैसे सेंट्रल टैक्स इंक्लूड है, सीजीएसटी उसे हटा दिया जाएगा। स्टेट टैक्स इंक्लूड है, एसजीएसटी उसे हटा दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी इंक्लूड है, उसे हटाया जाएगा। इंटीग्रेटेड टैक्स अगर कोई आईजीएसटी इंक्लूड है उसे हटाया जाएगा। एंड सेस कोई जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर इंक्लूड है तो उसे हटाया जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो क्या समझ में आया? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या नहीं लेना है। 40 लाख से क्रॉस कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं तो 40 लाख से अगर वैल्यू क्रॉस होती है तो जीएसटी नंबर लेना होता है। अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो 20 लाख से क्रॉस होने पे जीएसटी नंबर लेना होता है। और अगर हम दोनों देते हैं तो फिर जैसे 20 लाख गुड्स भी देते हैं सर्विसेज भी देते हैं तो 20 लाख से ऊपर होते ही जीएसटी नंबर लेना होता है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या जुड़ा जाएगा? एक तो टैक्सेबल सप्लाई, जो गुड जीएसटी के दायरे में आते हैं अगर आप वो बेच रहे हैं वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू भी जुड़ेगी, एग्जेम गुड्स की वैल्यू भी जुड़ेगी,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं इंटर स्टेट, उसकी वैल्यू भी जुड़ेगी। पर अगर किसी वैल्यू पे आप रिवर्स चार्ज के तौर पे टैक्स दे रहे हैं यानी रिवर्स चार्ज लग रहा है तो वो तो परचेज है, परचेज को आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। और CGST के नाम से यानी GST के नाम से कोई भी टैक्स अगर इंक्लूड है सेल की वैल्यू में उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वो CGST है, चाहे वो SGST है, चाहे वो IGST है, चाहे वो UTGST है, चाहे वो GST कंपनसेशन सेस है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन किसे बोलेंगे? जिसने GST नंबर ले रखा है उसे रजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, यानी जो रजिस्टर्ड है जिसने GST नंबर ले लिया है अंडर सेक्शन 25, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, पर इसमें वो बंदा नहीं आएगा हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। अभी आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, जो एम्बेसी होती हैं, जो इंडिया से बाहर, एम्बेसी समझते हैं आप, जो दूतावास होते हैं, जैसे अमेरिकन एम्बेसी होगी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी होगी, राइट, दिल्ली में सबके ऑफिस होते हैं। एम्बेसी, आपका एम्बेसी का काम है कि उस देश में जो रह रहे हैं उसके सिटीजन, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो उसके उस देश जाना चाहते हैं उनको वेरीफाई करना कि वो जेन्यून है या नहीं। जैसे आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिकन एम्बेसी से आपको पासपोर्ट वेरीफाई कराना होगा कि वो आपसे रीज़न पूछ रहे, चेक करते हैं कि कोई जेन्यून पर्सन है या नहीं। तो ये एम्बेसी इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट, तो स्टाफ अमेरिकन होता है ज़्यादातर उसमें। अब वो इंडिया में है अगर एम्बेसी, तो इंडिया से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे भाई, स्टाफ के लिए भी प्रोडक्ट इंडिया से खरीदी जाएंगे, खाने पीने के जो भी हैं, तो खरीदने पे क्या दिया जाएगा? GST। पर वो एम्बेसी बाहर की सरकारों के लिए काम कर रही है इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने प्रिविलेज दी है एम्बेसी को कि अगर आप GST पे करते हैं खरीदने पे किसी प्रोडक्ट पे तो रिफंड हो जाता है, उन्हें एम्बेसी का पैसा वापस कर देती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए उन्हें एक नंबर लेना होता है GST डिपार्टमेंट से, यूनिक आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बेस पे वो जो GST पे किया उसका रिफंड मांगते हैं, क्योंकि वो बेचेंगे तो नहीं आगे, एम्बेसी तो अपने स्टाफ के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए ले रही हैं चीज़ें, तो उन्हें एक प्रिविलेज दी है क्योंकि वो दूसरे देश के हैं, उनके फ्रेंड रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए प्रिविलेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रिविलेजेस देते हैं, यानी फ़ायदे पहुंचाते हैं एम्बेसी को। तो दूसरे देश की जो एम्बेसी है जो इंडिया में है और उस इंडियन से सामान या सर्विसेज देते हैं, और तो उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना होता है। इस नंबर का मोटिव ये होता है कि जो GST खरीद रहे हो खरीदने पे उससे इस नंबर से GST डिपार्टमेंट उन्हें रिफंड कर देगा, उन्हें पे तो नहीं करना है, इसलिए वो नॉर्मल GST नंबर नहीं लेते, वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेते हैं। वैसे अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर जब रिवाइज करेंगे उसमें भी आएगा। रिवर्स चार्ज तो बता ही दिया कि GST में कुछ केसेस में सप्लायर नहीं देता है GST, बायर को, यानी रिसिपिएंट बोलते हैं GST में बायर को, परचेजर को। तो जो रिसिपिएंट होता है, बायर होता है, वही सप्लायर के बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे GST देता है, उन्हें हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स by the recipient buyer of supply of goods or service or both instead of supply, यानी सप्लायर की जगह कौन दे रहा है? बायर of such goods or service or both under section 9 subsection 3 CGST SGST under section 5 of IGST Act section 2 subsection 90। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ GST लॉ पढ़ चुके हैं। हर एक्ट में सेक्शन 1 जो होता है, हर एक्ट का सेक्शन 1 इसी चीज़ पे होता है कि वो एक्ट बना कब था, कब से अप्लाई हुआ था और कहाँ वो एक्सटेंट होता है, पूरे इंडिया में लागू होता है नहीं होता। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में बना है, एक्सटेंट होता है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट। स्टेट GST लॉ अगर जिस स्टेट का है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट में अप्लाई होगा। जैसे राजस्थान का GST एक्ट है राजस्थान में अप्लाई होगा, मध्य प्रदेश का GST एक्ट है मध्य प्रदेश में अप्लाई होगा। ऑल दो जो स्टेट GST लॉ होता है वो किसके बेस पे बना है? CGST, यानी जो चीज़ें CGST में लिखी गई हैं उसे एज इट इज़ कॉपी किया गया है SGST में। स्टेट GST लॉ ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगी। आपने पढ़ा था कि वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर, जिनकी खुद की विधानसभा है, उन्हें GST में स्टेट का दर्जा दिया गया है। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2007 एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया, IGST पूरे इंडिया में अप्लाई होगा सेक्शन 1 ऑफ द IGST। इन यूनियन टेरिटरी में UTGST लगेगा, आप पढ़ चुके हैं। ये यूनियन टेरिटरी इनकी खुद की विधानसभा नहीं है, खुद का कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, इससे इन यूनियन टेरिटरी में आप अगर शॉपिंग करेंगे तो CGST प्लस UTGST लगेगा। क्लियर? यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी ऑफ मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड चंडीगढ़। अब हम रिवर्स चार्ज पे आएंगे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST एंड GST सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट और सेक्शन 5 IGST एक्ट। जो GST कलेक्ट होता है, CGST कलेक्ट होता है,
वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग होता है, और जो IGST कलेक्ट होता है वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST शैल बी लेवीड यानी चार्ज होगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट आप पढ़ चुके हैं, विद इन स्टेट एक ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है ऑफ गुड्स और सर्विस बोल। अगर आप एक ही स्टेट में सामान बेचते हैं तो वहाँ पे आपको CGST और SGST पे करना होता है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST पे करना होगा। द टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर, ये टैक्स उस तरह से कलेक्ट किया जाएगा जो GST वाले प्रिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, यानी किस डेट को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन ही पे करता है GST। टैक्सेबल पर्सन मीन जो रजिस्टर्ड है, जिसने GST नंबर ले रखा है, उसे GST में टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। हाउएवर इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर आप विद इन स्टेट बेच रहे हैं कोई एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आउटसाइड द परव्यू CGST, उस पर CGST नहीं लगता है। अगर आप पढ़ चुके हैं जो एल्कोहल लिकर है, अगर आप शराब बनाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो शराब पे GST चार्ज नहीं होता है। शराब पे वही पुराने टैक्स लगते हैं। पुराने कौन से लगते हैं सर? एक तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन पे, शराब का प्रोडक्शन करे पे स्टेट को एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। एक्साइज ड्यूटी बोलने, प्रोडक्शन टैक्स बोलने या मैन्युफैक्चर टैक्स बोलने, एक ही बात है। और फिर जब वो मार्केट में बिकने के लिए आता है शोरूम पे या दुकान पे, तो जब वहाँ से बिकता है तो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, वैल्यू एडेड टैक्स। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। IGST इज लेविएबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। आप पढ़ चुके हैं, अगर आप इम्पोर्ट करते हैं किसी गुड्स या सर्विस का, तो इम्पोर्ट करने पे गुड्स और वो सर्विस इंडिया में कंज्यूम होगा, और GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा वहीं लगेगा टैक्स। तो इम्पोर्ट पे तो इंडिया में ही कंज्यूम होगा, तो वहाँ पे IGST चार्ज लगेगा। एक्सपोर्ट पे तो कोई GST नहीं लगेगा। आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे तो वो गुड्स और सर्विस इंडिया से बाहर कंज्यूम होगी, पर हाँ इम्पोर्ट पे आपको IGST देना होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा। वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, किस वैल्यू पे लगेगा, ये अभी आप आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे। GST हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन है कि कैसे निकाली जाती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैसे आप इतना तो समझते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं, 11 से पढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो कोई भी बिजनेस इवेंट अगर हो रहा है, बिजनेस की डील अगर हो रही है, तो उसे ट्रांजैक्शन हो जाता है। जैसे ये पेन मैं आपको 10 रुपये बेच रहा हूँ, तो 10 रुपये क्या मानी जाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। अभी आप पढ़ेंगे आगे। रेट ऑफ CGST आप पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम जो रेट है GST की वो 20% हो सकती है किसी प्रोडक्ट पे, CGST की और SGST की भी 20, यानी मैक्सिमम 40% लगाया जा सकता है GST किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर। रेट फॉर CGST आर रेट्स एज मे बी नोटिफाइड, रेट बताएगी गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। GST काउंसिल के सुझाव के बिहाफ पर गवर्नमेंट GST की रेट्स डिसाइड करेगी। मैक्सिमम रेट CGST की 20% हो सकती है, CGST की 20%, ऐसे SGST की 20%, मैक्सिमम 40% लग सकता है GST किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगता है? IGST एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेच रहे हैं आप किसी गुड्स या सर्विस को, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड, यहाँ पे IGST चार्ज होगा ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आएगी उस पर, ऑफ द CGST टैक्स। सिंस एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST लॉ, शराब पे तो नहीं लग सकता। अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए शराब बना रहे हैं, मानव उपयोग के लिए शराब बना रहे हैं, तो GST नहीं लगेगा। IGST इज नॉट ऑल्सो नॉट लेविएबल ऑन द सेम, उसी तरह IGST भी चार्ज नहीं होगा शराब पर। IGST इज द सम टोटल ऑफ CGST एंड SGST और UTGST। जो IGST की रेट होती है वो हमेशा CGST और SGST के बराबर होती है। तो आप समझते हैं अगर CGST की रेट है 9%, तो SGST की रेट भी 9% होगी। CGST SGST इक्वल रेट से लगता है, तो IGST किस रेट से लगेगा? 18% से लगेगा। द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST कैन बी 40%, SGST भी मैक्सिमम 40% से लगाया जा सकता है। टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर रिवर्स चार्ज। आप पढ़ेंगे अभी कि कुछ सिचुएशन है GST में जहाँ पे बायर को देना होता है, सप्लायर नहीं देता है GST, सप्लायर के भी यहाँ पे रिसिपिएंट या बायर को देना होता है GST। उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, जहाँ पे सप्लायर खुद देगा गवर्नमेंट को GST, वो फॉरवर्ड चार्ज होते हैं। और जब सप्लायर के भी आप पे बायर या रिसिपिएंट देता है गवर्नमेंट को, तो उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। CGST और IGST शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट, बायर को देना होगा ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन द फॉलोइंग केसेस। इन दो परिस्थितियों में रिवर्स चार्ज लगता है, यानी रिसिपिएंट बायर को देना होता है GST सप्लायर के बिहाफ पर। सप्लाई ऑफ सब गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। GST काउंसिल जो सुझाव देगी उसके बेस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किन गुड्स और सर्विसेज पे लेना है रिवर्स चार्ज के बेस पर GST।
और अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे बंदे से सामान खरीद रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो फिर आपको देना होगा उसके बिहाफ पर जीएसटी, क्योंकि वो तो दे नहीं सकता क्योंकि उसका टर्नओवर तो 40 से कम है, उसने जीएसटी नंबर नहीं रखा। पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और एक लिमिट है, उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं उस बंदे से सामान, तो फिर आपको जीएसटी देना होगा। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं तो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेच रहा है, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बताएगी कि किन केसेस में ऐसा होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। All the provision of CGST Act and IGST Act shall apply to the recipient, यानी GST Act के सारे प्रोविजन बायर पर ये मानते हुए अप्लाई हो जाएंगे इन अफोर्सेड केसेस एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स, यानी बायर ही था सप्लायर जिसे टैक्स देना था। वैसे बायर को नहीं देना होता है जीएसटी में, सप्लायर देता है गवर्नमेंट को टैक्स, पर ये इन केसेस में, रिवर्स चार्ज केसेस में ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि रिसिपिएंट को ही जीएसटी जमा कराना था गवर्नमेंट को, यानी इस सारे सीजीएसटी और आईजीएसटी के एक्ट के सारे प्रोविजन बायर पे अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ के केसेस में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे जीएसटी, जनरली जीएसटी सप्लायर ही देता है यानी सेलर ही देता है। However, under the reverse charge mechanism, जो रिवर्स चार्ज का तरीका है, the liability to pay GST, जो GST पे करने की liability is cast में तो उसका बर्डन डाला गया है, उसका भार डाला गया ऑन द रिसिपिएंट यानी बायर पर, रिसिपिएंट या बायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पे। रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, की जो लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की गवर्नमेंट को वो बायर पे डाल दी गई है, और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की जगह ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई, यानी सब पे नहीं लगेगा रिवर्स चार्ज। कुछ केसेस हैं जिसमें बायर देगा सप्लायर के भी पे, जिन्हें जीएसटी काउंसिल के कहने पे गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करके बताएगी कौन से गुड्स और सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे बायर को देना होगा जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।